सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर से भू राजस्व अधिनियम के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत सारे साथियों से यह सुझाव आया है कि भू राजस्व अधिनियम 1954 की जो मुख्य धाराएं हैं उन सभी के ऊपर चर्चा की जाए। इसलिए इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय निशानदेही कैसे भूमि की जाती है, इसके ऊपर चर्चा करना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे वास्ता पड़ता है और न केवल राजस्व अधिकारी को इसका ज्ञान होना चाहिए बल्कि लोगों को भी इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि मौका पर जब राजस्व अधिकारी आते हैं तो उनको वो पूर्ण सहयोग दे सकें। उनको ये मालूम होना चाहिए कि राजस्व अधिकारी के अख्तियार क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और जनता के अधिकार क्या हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं। इसके बीच में एक समन्वय अगर रहेगा तो कार्य ज़्यादा अच्छी तरह से पूर्ण होता है। इसी के तहत यह प्रश्न उठता है कि भूमि की निशानदेही ले कौन सकता है। इस पर बहुत सारे राजस्व अधिकारियों को स्थिति क्लियर नहीं है और कई बार लोग इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते कि उनका क्या इंटरेस्ट इसके अंदर है, जिसकी वजह से वो इस भूमि की निशानदेही लेना चाहते हैं। सेक्शन 107 भू राजस्व अधिनियम की स्पष्ट यह स्थिति करती है कि जिस व्यक्ति का भूमि में कोई इंटरेस्ट है वह निशानदेही लेने का हक रखता है। कैसा इंटरेस्ट, इसके लिए मैं उदाहरणतया बताना चाहूँगा कि यदि वह व्यक्ति मालिक है तो स्वाभाविक है वो उसकी निशानदेही ले सकता है। यदि वह व्यक्ति टेनेंट है तब भी स्वाभाविक है कि वो निशानदेही ले सकता है। और यदि वह व्यक्ति पट्टादार है या किसी की पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है जिसकी वो भूमि है, या उसके पक्ष में किसी न्यायालय ने कोई डिक्री दे रखी है जिसकी वजह से उस भूमि के ऊपर उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, या वह मॉर्टगेजी है जिसमें उसका कब्जा उस भूमि पर मॉर्टगेजी के रूप में है, तो भी वो निशानदेही लेने का हक रखता है। इस प्रकार से यह बिल्कुल क्लियर है कि जिस भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट है केवल वही निशानदेही उस भूमि की ले सकता है। फिर प्रश्न आता है कि निशानदेही कैसे ली जा सकती है। इसके लिए एक दरखास्त एसी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड को आपको लिखनी होती है। उस पे कोर्ट फी लगती है और उसके साथ जो दस्तावेज़ होते हैं उनमें मुख्यतः आपको पिछले सेटलमेंट के दौरान जो मुसावी तैयार हुई है उसकी नकल लगाना पड़ती है, नकल जमाबंदी लगाना पड़ती है आखिर की, और एक तलवाना लगाना पड़ता है जिसके अंदर उन लोगों के नाम पते लिखे जाते हैं जिनकी बाउंड्री आपकी भूमि के साथ लगती है, ताकि निशानदेही करते समय उनको सूचना दी जा सके मौका पर हाजिर रहने की। यदि बंदोबस्त के बाद किसी भूमि की तकसीम हो चुकी है तो उसकी जो अमल है वो मोमी में होता है। अगर मोमी में उसका अमल हो चुका है तो तहसील से आपको मोमी की नकल लेकर भी उसके साथ लगानी होती है। और यदि अभी मोमी में उसका अमल नहीं हुआ है और तकसीम हो चुकी है या किसी भूमि का ततीमा काट कर आपने भूमि ली है, तो जो उसका इंतकाल हुआ है उस इंतकाल की कापी आपको लगानी होती है, क्योंकि उसके पीछे उसके
ततीमा जात बने होते हैं, जहाँ से उसकी बाउंड्री के जो डायमेंशंस हैं उनको मौका पर राजस्व अधिकारी देख सके, वो उसके मुताबिक आपके खेत की बाउंड्री को फिक्स कर सके। जब ये सारे दस्तावेज़ दरख्वास्त के साथ संलग्न होते हैं तो आपको यह दरख्वास्त तहसील में जाकर देनी होती है। तहसील में जो अधिकारी हैं उनको यह दरख्वास्त अपने रजिस्टर में पंजीकृत करनी होती है, और उसके उपरांत यदि तहसीलदार या नायब तहसीलदार चाहते हैं कि हम स्वयं इस डिमार्केशन को देंगे तो वे स्वयं इस डिमार्केशन को दे सकते हैं, और यदि उनके पास समय नहीं है तो वह अपने फील्ड स्टाफ को, कानून गो को इस दरख्वास्त को भेज देते हैं, और कानून गो सभी पक्षों को सूचना देने के उपरांत निशानदेही के लिए मौका पर जाते हैं। निशानदेही जब जाते हैं तो कई बार लोग उनको कार्य करने से बाधित करते हैं। मेरा जनता से अनुरोध है कि क्योंकि राजस्व अधिकारी कर्मचारी जो निशानदेही के लिए आपके गांव में आते हैं, उनको अख्तियार हैं, उनको शक्तियां हैं इस अधिनियम में दी हुई, जिसके तहत वो आपके पास आते हैं। यदि आप उनके कार्य में बाधा डालते हैं तो आपको उसमें सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो ये धारा 107 में और धारा 116 में रेवेन्यू ऑफिसर्स के पूरे अख्तियार हैं कि वो किसी भी भूमि में निशानदेही के उद्देश्य से प्रवेश कर सकता है और कोई भी व्यक्ति उसमें बाधा क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि यदि मौका पर फसल लगी है और निशानदेही टाली जा सकती है तो निशानदेही भरी फसल में नहीं करनी चाहिए, और जब वो फसल ख़त्म हो जाए, काटी जा सके, उसके बाद खाली खेत जब हों तो ही निशानदेही करनी चाहिए। और यदि कहीं पर अर्जेंसी है, निशानदेही करना आवश्यक है, तो वहाँ पर जो डैमेज होगा उसकी भरपाई उस व्यक्ति को करनी होगी। यदि सरकार का उसमें इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से निशानदेही की जा रही है, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। और यदि किसी व्यक्ति ने दरख्वास्त दे रखी है, उसकी अर्जेंसी है, तो उस व्यक्ति को उस डैमेज का जो भरपाई है उस व्यक्ति दूसरे पक्ष को करनी होगी। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो मौका पर निशानदेही करने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय फाइनेंशियल कमिश्नर शिमला की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिस के अनुरूप ही ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यदि कोई भी कर्मचारी अधिकारी इन गाइडलाइंस की अवहेलना करता है तो वह निशानदेही अवैध मानी जाती है। इसलिए सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों को फाइनेंशियल कमिश्नर के द्वारा जारी इन गाइडलाइंस को बखूबी इसकी पालना करनी चाहिए और इसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इन गाइडलाइंस के मुताबिक जब निशानदेही के लिए आप मौका पर जाएं तो सभी पक्षों को जो भी उसमें बाउंड्री जिनकी लगती है उनको सूचना होना अति आवश्यक है। दूसरा, सूचना किसने देनी है, इसमें भी बहुत भ्रांति है। यह विभाग की ड्यूटी होती है कि वो अपने चौकीदार के माध्यम से उस गांव में जाकर उन लोगों को सूचित करें कि आज राजस्व कर्मचारी या अधिकारी मौका पर आ रहे हैं और आपके भूमि की निशानदेही होनी है, इसलिए आप मौका पर वहां पर उपस्थित रहें। दूसरा, जब आप मौका पर जाते हैं तो लोगों को यह समझा लेना चाहिए कि कार्य करती बार कोई बाधा ना क्रिएट करें, कोई आपस में चर्चा ना करें और हमें पूर्ण शांति से काम करने दें। और जब हम अपने को संतुष्ट कर लेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या आप इस काम से संतुष्ट है या नहीं। ये पहला स्टेप रेवेन्यू ऑफिसर्स को मौका पर जाकर लोगों को समझाना चाहिए।
ताकि आपके कार्य में वे अननेसेसरली कोई बाधा अनजाने में क्रिएट ना करें। उसके बाद जैसा गाइडलाइंस में बताया गया है, निशानदेही जिस भूमि की आपने करनी है उस तक पहुंचने के लिए पहले आपको उसकी 3 डायरेक्शंस में 3 पक्के निशान जो है वो कायम करने होते हैं। वो निशान संभव हो तो जो पिछला बंदोबस्त है उस वक्त के पकड़े जाने चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्थानों में इस प्रकार के निशान उपलब्ध नहीं होते। तो यदि 3 नहीं है तो 2 से काम चलाया जाता है, 2 के आधार पर तीसरा निर्धारित किया जाता है। अगर 2 भी नहीं है, 1 कहीं मिलता है तो 1 के आधार पर बाकी के 3 निशान निर्धारित किए जाते हैं। और यदि कहीं पर कोई बंदोबस्ती निशान है ही नहीं तो फिर जहाँ पर खेतों की जो बाउंड्रियाँ मिलती हैं उनको पैमाइश करके देखना चाहिए। जहाँ पर कोई बाउंड्रीज़ फिक्स हैं और आपके रुकान के मुताबिक, नक्शे के मुताबिक और मौका के मुताबिक सही बैठती है, या कोई ऐसा निशान कहीं पर है जो बड़ा दरख्त है जो बंदोबस्त के समय का है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बंदोबस्त के समय का उसमें बना पड़ा हुआ है, या कोई बाउडी है जो कि बंदोबस्त के समय थी और नक्शे पर उसका बना हुआ है, या इस प्रकार सा कोई भी मौके पर ऐसा परमानेंट निशान आपको उपलब्ध होता है, तो उसके आधार पर आप ये तीनों निशान जो है फिक्स किए जा सकते हैं। जब ये 3 निशान आप परमानेंट फिक्स कर लें और आपको इसमें संतुष्टि हो जाए कि जो कुछ मैंने किया है ये रिकॉर्ड के मुताबिक और धरातल पर सही है, तो आप लोगों को फिर पूछें कि आपका क्या मत है इन 3 निशानों के बारे में जो मैंने फ़िक्स किए हैं, क्या आपको इसमें सहमति है? अगर इसके आधार पर मैं आगे अगर डिमार्केशन आपकी भूमि की करता हूं तो क्या आप सहमत होंगे या नहीं? इस प्रकार से दोनों पक्ष यदि सहमत हैं तो उनके बयान रिकॉर्ड कर दीजिए, और यदि कोई पक्ष असहमति प्रकट करता है तो उसको सहमत करने के लिए जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं उनको वेरीफाई करवाने के लिए आप एक बार फिर अटेम्प्ट कर दीजिए उनके सामने। लेकिन फिर भी अगर वो संतुष्ट नहीं है और आप अगर संतुष्ट हैं तो आप उनका बयान लिख दीजिए और उस बयान के नीचे लिख दीजिए कि यह इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं। इस प्रकार से आप अपनी प्रक्रिया आगे की जारी कर सकते हैं। और जब वो 3 निशान आपने फिक्स कर दिए तो इन 3 निशानों के आधार पर आपने उस खेत की सीमाओं की तरफ बढ़ना है जिस खेत की वास्तविक तौर पर आपने निशानदेही देनी है। इसलिए उन जो परमानेंट पिलर्स फिक्स पॉइंट्स आपने निर्धारित किए, वहाँ से अपनी जरीब चलाकर आपने जो आपके नक्शे पर करुकान है उसके अनुरूप आपने पैमाइश करते करते आगे तक जाना है और उस खेत की बाउंड्री तक पहुंचना है, और उस खेत की बाउंड्री को भी आपने पैमाइश करना है। और उन सब जो पॉइंट आपके आ रहे हैं उन पॉइंट्स को, उन फिक्स पॉइंट्स को जो आपने पहले निर्धारित किए हैं वहाँ से पैमाइश करके, वहाँ से परपेंडिकुलर डालकर, उनको बतर डालकर आपने वेरीफाई करना है कि जो आपके मैप पर पैमाना लगाकर उसका बतर आ रहा है वही बतर आपका भूमि पर भी खड़ा हो रहा है, तब वह निशान परमानेंट माना जाएगा, उस खेत की बाउंड्री सही मानी जाएगी। जब चारों तरफ से आप इस प्रकार से उस खेत की जो सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर देंगे तो उसके उपरांत आप दोनों पक्षों को एक बार फिर से पूछेंगे कि क्या आप इस डिमार्केशन से सहमत है या नहीं। यदि सहमत नहीं है तो उनके क्या ऑब्जेक्शन हैं, उन ऑब्जेक्शन का समाधान करने की आपको मौका पर कोशिश करनी होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस भूमि की डिमार्केशन आप करने जा रहे हैं वहाँ पर बाउंड्री जो है वो हिल गई होती है और एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष की भूमि में घुस गया होता है, जिससे उस व्यक्ति की जो भूमि है वो दूसरे के कब्ज़े में जा चुकी होती है। तो ऐसी सूरत में आपको उस भूमि का ततीमा भी तैयार करना होता है और आपको अपनी रिपोर्ट के साथ वो ततीमा दिखाना होगा कि इतनी भूमि इस व्यक्ति की उस व्यक्ति के कब्ज़े में निकलती है
जिसका खसरा नंबर मैं ये दर्शा रहा हूँ और उसका रकबा इतना बनता है। ये ततीमा आपको अपनी रिपोर्ट के साथ लगाना होगा। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कानूनगो को इस सारी प्रक्रिया की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो तुरंत अपने राजस्व अधिकारी को भेजनी होती है और उसमें हर उस काम का जिक्र करना होता है जो प्रक्रिया आपने मौके पर लागू की है, मौके पर आपने जो काम किया है उसका पूरा हवाला उस विस्तृत रिपोर्ट में आना चाहिए, ताकि राजस्व अधिकारी को ये स्पष्ट हो जाए कि आपने जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक यह कार्य किया है। जब यह रिपोर्ट आपकी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास पहुंचती है, उसके बाद राजस्व अधिकारी को दोबारा दोनों पक्षों को बुलाना होता है और उनको सुनना होता है कि जो डिमार्केशन मौका पर कानूनगो ने दी है उसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, यदि ऑब्जेक्शन है तो क्या है, और उन ऑब्जेक्शन का जो निपटारा है वो आपको करना होता है। यदि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है जिसका निपटारा आप कार्यालय में बैठ के नहीं कर सकते तो आपको ये मैंडेटरी किया गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर खुद मौका पर जाएगा और उस डिमार्केशन की वेरिफिकेशन करेगा और लोगों को बताएगा कि जो आपके ऑब्जेक्शन हैं वो सही हैं या गलत हैं। उसके मुताबिक वह उस डिमार्केशन को कंफर्म करने का एक विस्तृत आदेश पारित करेगा। जब यह आदेश पारित हो जाता है तो जो व्यक्ति असहमत है उसके पास क्या रेमेडी है कि उस डिमार्केशन को वो चैलेंज कर सके। इस पॉइंट पर जहाँ तक मेरा मत है, यह कंट्रोवर्सी है कि जब से राधा स्वामी सत्संग बनाम हिमाचल प्रदेश के केस के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना मत दिया है, तब से मैं तो इस स्थिति से स्पष्ट हूँ और कानून भी यही बोलता है कि जब एक बार डिमार्केशन किसी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा मौका पर जाकर अपने आप दी गई है, उसकी अपील नहीं होगी, उसका केवल रिवीज़न होगा। और वो रिवीज़न तब होगा जब वहाँ का जो कलेक्टर है वो यह पाएगा कि इसमें कोई खामी रह गई है जिसकी वजह से इसको दोबारा करना होगा। तब उसकी रिकमेंडेशन फाइनेंशियल कमिश्नर को करेगा और फाइनेंशियल कमिश्नर उसके आधार पर अगर वो सही मानते हैं तो उसको मंजूर करेंगे। यदि इस रिकमेंडेशन को सही नहीं मानते तो उस डिमार्केशन को कंफर्म कर देंगे और वो फाइनल डिमार्केशन मानी जाएगी। उसके उपरांत उसकी भूमि की डिमार्केशन तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उसके बाउंड्री पिलर्स जो है इंटैक्ट हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते। अब प्रश्न आता है कि धरातल में स्थिति क्या है। इसमें एक और पक्ष है कि जैसे कानूनगो ने डिमार्केशन दिया और बिना मौके पर गए हुए राजस्व अधिकारी ने उसको कार्यालय में बैठकर कंफर्म कर लिया। तो मेरा मत है जब इस प्रकार से कंफर्मेशन ऑर्डर पास होता है कार्यालय में बैठकर तो फिर उसकी अपील लाई करती है, क्योंकि वह फाइनल ऑर्डर फील्ड का रिपोर्ट नहीं है राजस्व अधिकारी की। वह ऑर्डर जो है वो कानूनगो की डिमार्केशन के ऊपर किया गया है और स्पॉट पे वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए इस केस में अपील लाई करती है कलेक्टर को, कलेक्टर के बाद कमिश्नर को, कमिश्नर के बाद जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर को। लेकिन यदि राजस्व अधिकारी जिसे इस काम के लिए एक्सपर्ट माना गया है, यदि वह मौका पर जाकर अपने आप डिमार्केशन करता है और अपने आप रिपोर्ट तैयार करता है तो मैं नहीं समझता, जैसा कि राधा स्वामी सत्संग वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1984 में भी माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उस सूरत में केवल और केवल रिवीजन लाई करेगा और वो भी फाइनेंशियल कमिश्नर शिमला में उसका रिवीजन होगा। कलेक्टर को उसकी अपील सुनने की
कोई अख्तियार नहीं है। लेकिन मौके पर धरातल पर क्या स्थिति है ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तहसीलदार डिमार्केशन देता है, उसकी अपील हमारे सब डिविज़नल कलेक्टर सुन रहे हैं और सब डिविज़नल कलेक्टर की अपील जो है वो कमिश्नर साहब सुन रहे हैं और कमिश्नर साहब के बाद फिर फाइनेंशियल कमिश्नर तक वो डिमार्केशन से जा रही हैं। परिणाम स्वरूप कई सालों तक एक डिमार्केशन कंफर्म नहीं हो पा रही है और जब डिमार्केशन कंफर्म नहीं हो पा रही है तो हर कोई हिस्सेदार जो है या बाउंड्री वाला व्यक्ति जो है वो दोबारा डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन राजस्व अधिकारियों के पास ला रहा है और राजस्व अधिकारी उसके ऊपर दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं कि डिमार्केशन कर दी जाए और इससे एप्लीकेशंस का एक तांता लग गया है डिमार्केशन का और लोगों में असंतोष फैल रहा है विभाग के प्रति। और गलती विभाग की भी नहीं है, गलती सरकार की है, जो किसी कानून में यदि कोई अस्पष्टता कभी आती है तो सरकार को तुरंत चाहिए कि उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे, क्योंकि उनके पास लॉ डिपार्टमेंट बैठा है, वहाँ से वो स्थिति को स्पष्ट कराए कि क्या डिमार्केशन की आज की डेट में जो राधा स्वामी सत्संग केस के बाद जो निर्णय के बाद जो स्थिति बनी है, क्या फिर भी राजस्व अधिकारी के द्वारा दी गई डिमार्केशन के ऊपर आप अपील करवाना चाहते हैं कलेक्टर के पास, या जो इस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने अपना मत रखा है कि केवल रिवीजन होगा, तो क्या उसमें राजस्व अधिकारी को आगे बढ़ना चाहिए। ये वो कारण है जिसकी वजह से मुकदमेबाजी बढ़ रही है और कोर्ट में ढेरों केस पड़े हुए हैं और लोगों में असंतोष फैल रहा है। डिमार्केशन एक ऐसा कार्य है, यदि राजस्व अधिकारी इसको मौके पर ठीक ढंग से नहीं करता तो यह निश्चित है कि सिविल लिटिगेशन क्रिएट होगी और सिविल लिटिगेशन के बाद ये भी संभावना है कि क्रिमिनल लिटिगेशन वहीं से पैदा हो जाए, क्योंकि जितने भी ये मामले भूमि से संबंधित है इनका ज़्यादातर निपटारा यदि मौका पर किया जाए तो इन सब मुकदमेबाजियों से बचा जा सकता है। लेकिन कानून में लिखा होने के बावजूद अधिकतर अधिकारी पब्लिक के बीच में मौका पर जाने से कतरा रहे हैं। और जहां तक अपीलेंट अथॉरिटी का प्रश्न है, हैरानी की बात है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर जिसने खुद मौका पर जाकर डिमार्केशन किया है, उसको हमारे सब डिविज़नल कलेक्टर आंखें बंद करके टेक्निकल ग्राउंड पर उसको रिमांड करते जा रहे हैं और बार बार वो डिमार्केशन जो है हो रही है, उससे लोगों में असंतोष फैल रहा है। यदि सब डिविज़नल कलेक्टर को ये लगता है कि डिमार्केशन में कोई डिफेक्ट है तो क्यों नहीं वो अपनी गाड़ी उठाता है और मौका पर जाता है और ख़ुद डिमार्केशन करवाता है और अपने को संतुष्ट करता है। रिमांड करने की आवश्यकता क्या है जब अपीलेंट अथॉरिटी के पास वे सारी पावरें हैं जो कि ओरिजिनल कोर्ट के पास हैं और आपके पास गाड़ी तक दे रखी है गवर्नमेंट ने, जो कि 2 आदमियों का काम एक गाड़ी करती है। जिस अधिकारी के पास गाड़ी होती है वो उस अधिकारी के मुकाबले में 3 गुना काम कर सकता है जिसको गाड़ी उपलब्ध नहीं करवा रखी है। आज स्थिति राजस्व विभाग की ये है कि सबसे पुराना विभाग होने के नाते, सबसे ज़्यादा काम करने के नाते, आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस विभाग की संलिप्तता रहती है उस विभाग के अधिकारियों के पास गाड़ियां उपलब्ध नहीं है। केवल कुछ एक तहसीलदारों को गाड़ियां उपलब्ध हैं और बाकी के तहसीलदार बिना गाड़ी के काम कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि जिसका काम होता है वही उस गाड़ी पर बिठाकर राजस्व अधिकारी को ले जाता है और दूसरा पक्ष देखता है कि ये व्यक्ति इसको अपनी गाड़ी में लाया है, इसलिए कोई ना कोई गड़बड़ है और उससे डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है और लोगों के बीच में भी इस प्रकार की भ्रांति पैदा हो रही है कि राजस्व अधिकारी एक पार्टी से मिले हुए हैं।
मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो काम करते हैं अधिकारी उनकी पहचान कीजिए और उनको पूरी फैसिलिटी दीजिए और फिर उनसे पूरा काम लीजिए। यदि फिर भी वो काम नहीं करते तो उनको घर का रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए ताकि लोग इस कानून के मकड़ जाल से बाहर निकल सकें और उनको राहत मिल सके। इसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि जब डिमार्केशन करके राजस्व अधिकारी आते हैं तो पीछे से कोई पक्ष जो है उन बाउंड्री पिलर्स को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए मैं जनता को भी यह बताना चाहता हूँ कि राजस्व अधिकारी को भू राजस्व अधिनियम की धारा 117 में यह अख्तियार है कि एक बाउंड्री पिलर को उखाड़ने के 2000 रुपये का फाइन वो उस व्यक्ति को कर सकते हैं। और यदि वही व्यक्ति दोबारा इस काम को करता है तो एक बाउंड्री को डिस्टर्ब करने के लिए, एक बाउंड्री पिलर को हटाने के लिए 5000 रुपये फ़ाइन उसको किया जा सकता है। फ़ाइन के अलावा उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है आईपीसी की धारा 434 के अंतर्गत कि उसने इन बाउंड्री पिलर्स को डिस्टर्ब किया है। इसके अलावा जो व्यक्ति इस प्रकार की सूचना राजस्व अधिकारी को देगा या देता है उसको इस जुर्माना राशि से इनाम देने का प्रावधान भी इस सेक्शन 117 में दे रखा है, जिसका शायद ही कोई रेवेन्यू ऑफिसर प्रयोग कर रहा है। और कारण भी यही है कि मौका पर जो है हफड़ा तफड़ी मची है राजस्व विभाग के कार्य के प्रति, और जो कानून में लिखा है उसकी पालना मौके पर बहुत कम अधिकारी कर पा रहे हैं। मेरा सभी राजस्व अधिकारियों से निवेदन है कि ये जो निशानदेही का काम है इसको महत्व दीजिए। ये वो काम है जहाँ से हमारे सारे के सारे दीवानी और फौजदारी मुकदमे पैदा होते हैं, और यदि इस काम को आप बखूबी करते हैं तो लोग आपको दुआएं देंगे, क्योंकि वास्तविक स्थिति ये है कि विभाग के प्रति लोगों में असंतोष फैलता जा रहा है। और इसका कारण यही है कि हमारे राजस्व अधिकारी बजाय मौका पर फैसला करने के कार्यालयों में भूमि संबंधी विवादों का फैसला कर रहे हैं, जिससे कि वो विवाद कई सालों तक न्यायालयों में चल रहे हैं और लोगों में असंतोष फैलना स्वाभाविक है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह अधिनियम उन लोगों के लिए बना है जो किसान हैं, जो गरीब क्लास से आते हैं, जो इस कानून के प्रति कोई ज्ञान नहीं रखते। इसके लिए इस लॉ को इतना लिबरल बनाया हुआ है कि राजस्व अधिकारी स्थिति के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए आपको अख्तियार दिए हैं कि आप यहाँ तक कि अगर छुट्टी वाले दिन भी आप अगर कहीं पर अपना कोट लगाते हैं, फील्ड में कोई कार्य करते हैं, तो उसको इसमें मान्यता दी गई है। दूसरा, जो पावर आपने एक बार एक्सरसाइज कर दी है कहीं पर बैठकर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अलावा यदि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कोई पावर आपने किसी वक्त किसी भी पोस्ट पर एक्सरसाइज कर ली है और उसी पोस्ट के अगली पोस्ट पर आप जाते हैं तो वही पावर आपके पास चली जाती है। उस कार्य को आप कर सकते हैं जो आपने पिछली पोस्ट पर उस पावर के तहत किया है। तीसरी बात, जो हमारी अपीलेंट अथॉरिटीज़ इस कानून के तहत है, उनके पास वो सारे अख्तियार होते हैं जो कि ओरिजिनल कोर्ट के पास उस केस को डिसाइड करने के होते हैं। इसलिए जो प्रथा आपने रिमांड करने की बनाई है, इस प्रथा को कृपया बंद कीजिए। और जहां पर आपको लगता है कि किसी अपील में कोई किसी केस में कमी रह गई है, उस इशू को आप अपने आप डिसाइड कीजिए। अगर आप दफ्तर में नहीं डिसाइड कर पाते तो आप मौके पर जाइए और उसको मौके पर आप
डिसाइड कर दीजिए, ताकि ये जो मुकदमेबाजी है इसको कम किया जा सके। बहुत सारी जगह से इस प्रकार के टेलीफोन आ रहे हैं कि जी इंतकाल जो है वो जमाबंदी में जा चुका है 5 साल के बाद, और हमारे सब डिविज़नल कलेक्टर उसको रिमांड कर रहे हैं तहसीलदार को कि इसके ऊपर दोबारा फैसला किया जाए। अभी 2 दिन पहले ही मुझे किसी रेवेन्यू अफसर का फ़ोन आया कि मेरे सब डिविज़नल कलेक्टर ने एक ऐसा इंतकाल रिमांड कर दिया जो कि ऑलरेडी जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जमाबंदी में हो चुका है। ये गलती क्यों हो रही है? ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आपने जब अपील एक्सेप्ट की, आपने सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर अपील एक्सेप्ट कर ली और ये भूल गए कि आपको ओरिजिनल जो इंतकाल है उसको भी तहसील से मंगाना है और अपनी अपील की फाइल में लगाना है। और आपने क्या किया, उसको मंगाया नहीं, तहसील में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया और आप सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर उसको रिमांड कर रहे हैं। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए, लोगों का ख्याल रखें और अपने रेपुटेशन का भी ख्याल रखें। जब एक बार जमाबंदी में इंतकाल चला गया तो कलेक्टर की कोई पावर नहीं है कि उसको वो रिमांड करे या उसको खारिज करे। उसके बाद वो सिविल मुकदमा बन जाता है और लोगों को 4 साल वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा ख़राब करना पड़ेगा, तब उसमें करेक्शन हो पाएगी। इसलिए जो भी राजस्व अधिकारी हैं, कृपया इन अख्तियारों का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ इस पोस्ट में बैठकर लोग आपकी आरती उतारेंगे, लोग आपको पूजेंगे और ये जो असंतोष विभाग के प्रति फैल रहा है यह भी कम होगा। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार।